नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है एलपीजी सुरक्षा निरीक्षण ढांचे से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार ने। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने देश भर में गैस गोदामों और वितरकों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी की शुद्धता और सुरक्षा की जांच के लिए कोई विशिष्ट दिशा निर्देश या गुणवत्ता मानक जारी किए हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? उपभोक्ताओं को वितरण करने से पहले गोदामों में एलपीजी सिलेंडरों और गैस वॉशरों की नियमित गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है? क्या सरकार को गैस गोदामों में रिसाव, निम्न गुणवत्ता वाले गैस वॉशर या असुरक्षित एलपीजी रखरखाव के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? सरकार ने ऐसी कमियों को रोकने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और जवाबदेही उपायों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या सरकार का सभी गैस गोदामों में एलपीजी सिलेंडर और वॉशर गुणवत्ता सत्यापन में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य तृतीय पक्ष निरीक्षण या डिजिटल निगरानी प्रणाली शुरू करने का विचार है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिनियमों, नियमों, दिशा निर्देशों के अधीन है, जिनमें अन्य बातों के साथ ही कई सारे कदम शामिल हैं, जिनमें एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण का विनियमन आदेश 2000, एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 निर्गत किया है, जिसका अधिदेश है कि देश भर में आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश IS 4756, जिसमें एलपीजी के लिए गुणवत्ता संबंधी दिशा निर्देशों का विवरण दिया गया है, उन्हें पूरा करें। स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल अनफायर्ड नियमावली 2016 संरचनात्मक और परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा निर्गत इस नियमावली से एलपीजी प्रेशर वेसलों और भंडारण टैंकों के डिजाइन, स्थापना, संचालन, निरीक्षण और परीक्षण को नियंत्रित किया जाता है। गैस सिलेंडर नियमावली 2016 इसे PESO द्वारा निर्गत किया गया है, जो सिलेंडर की गुणवत्ता और उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी सिलेंडरों के निर्माण करने, भरने, प्रमाणन, आवधिक परीक्षण और सुरक्षित रखरखाव को विनियमित करते हैं। एलपीजी सिलेंडरों का निर्माण I3196 भाग 1 के अनुसार मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर CCOE द्वारा अनुमोदित और BIS अनुज्ञप्ति धारक निर्माताओं द्वारा किया जाता है। संयंत्रों में प्राप्त सभी नए एलपीजी सिलेंडरों का आवक सामग्री संबंधी गहन निरीक्षण किया जाता है, जिसमें नमूने एलपीजी उपकरण अनुसंधान केंद्र बेंगलोर भेजना भी शामिल है। गुणवत्ता संबंधी किसी भी प्रकार की चूक की स्थिति में गुणवत्ता अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार दोषी विनिर्माता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद इन एलपीजी सिलेंडरों का निर्माण तिथि के 10 वर्ष बाद पहला वैधानिक परीक्षण और पेंटिंग किया जाता है। इसके बाद इन एलपीजी सिलेंडरों का प्रत्येक वर्ष के बाद STNP किया जाता है। एलपीजी सिलेंडरों का ये परीक्षण तेल विपणन कंपनियों द्वारा या तो आंतरिक रूप से या पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा अनुमोदित मरम्मतकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है। सभी भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों को बाजार में भेजे जाने से पहले एलपीजी भरण संयंत्र में गहन जांच की जाती है। इन जांचों में प्रमुख सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंड जैसे सही शुद्ध वजन, पुनः जांच की उचित स्थिति, रिसाव की अनुपस्थिति, उचित सीलिंग, ओरिंग रिसाव और सिलेंडर की समग्र स्थिति शामिल होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उपभोक्ताओं को वितरण से पहले एलपीजी सिलेंडरों की नियमित गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। अधिकारी वितरकों के गोदामों, वितरण केंद्रों और रास्ते में आकस्मिक जांच करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वितरकों द्वारा सही वजन के सिलेंडर वितरित किए जाएं। वितरक अपने गोदामों में सिलेंडरों का वजन जांचते हैं। वितरकों को निर्देश दिया जाता है कि वो ग्राहकों को सिलेंडर की डिलीवरी के समय उसकी प्री डिलीवरी जांच करें। सभी वितरक अपने सभी डिलीवरी बॉय को पोर्टेबल तराजू उपलब्ध कराते हैं, ताकि ग्राहकों को डिलीवरी से पहले सिलेंडर के वजन की मांग को जांचा जा सके। वितरक ये सुनिश्चित करते हैं कि सीलों का सत्यापन किया जाए और डिलीवरी के समय ग्राहकों को दिखाया जाए। एलपीजी की चोरी को रोकने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ ही समन्वय में OMC अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण, छापेमारी की जाती है और जिला प्रशासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के
विभिन्न प्रावधानों के अधीन मामले पंजीकृत किए जाते हैं। देश भर में छेड़छाड़ रोधी मुहरों का उपयोग किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एलपीजी कनेक्शन की स्थापना के लिए निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के बाद ही कनेक्शन जारी किए जाएं। सभी क्षेत्रों में कनेक्शन प्रदान करते समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान, मानदंड और किए गए उपाय भी उन्होंने साझा किए, जिनमें एलपीजी के सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वितरक द्वारा सुरक्षा क्लिनिकों का आयोजन किया जाना, ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया, बैनर, होर्डिंग्स, लीफलेट, पैम्फलेट के माध्यम से एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना, पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी के सुरक्षित और निर्बाध उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव में प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया जाना, एलपीजी कनेक्शन निर्गत करते समय प्रत्येक पीएमयूवाई लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित क्या करें और क्या ना करें के चित्र में चित्रण का लैमिनेटेड सुरक्षा कार्ड प्रदान किया जाना, प्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा ग्राहक के परिसर में एलपीजी कनेक्शन की स्थापना किया जाना, उपभोक्ता एलपीजी रिसाव की शिकायत तेल विपणन कंपनियों द्वारा संचालित 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन 1906 यानी 1906 पर दर्ज करा सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में वितरित कुल 194.7 करोड़ एलपीजी सिलेंडरों में से वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनियों को 4,70,000 रिसाव की शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त 4,70,000 रिसाव शिकायतों में से 2,53,000 मामले दोषपूर्ण ओरिंग के कारण थे। एलपीजी उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरे देश में खुशियां 3 गुना थीम के साथ एक बुनियादी सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को घर घर तक जागरूकता पहुंचाना था। ये अभियान उपभोक्ताओं को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रारूपित किया गया था, जिसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता पहल, ग्राहक परिसरों में ऑन साइट सुरक्षा जांच और सुरक्षा होजों के प्रतिस्थापन द्वारा पूरित किया गया था। इस अभियान में उल्लेखनीय प्रगति की गई, जिसमें उपभोक्ता परिसरों में बिना किसी लागत के 12 करोड़ 12 लाख से अधिक निशुल्क बुनियादी सुरक्षा जांच की गई और 4 करोड़ 65 लाख से ज्यादा एलपीजी होजों के रियायती दरों पर इन्हें बदला गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा पहलुओं जैसे एलपीजी पंचायतों और विद्यालयों में एलपीजी सुरक्षा क्लिनिकों के साथ ही आम जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग किया गया। पहुंच और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए एनएबी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ड्रोन निर्माण क्षेत्र से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद के सुधाकर ने। अपने सवाल में उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि देश में ड्रोन निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। देश में ड्रोन के कुशल और प्रभावी पंजीकरण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। देश में कृषि क्षेत्र के लिए विशेषकर प्रमाणित ड्रोन कंपनियों की कुल संख्या कितनी है। क्या देश में अपंजीकृत ड्रोनों पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र है? अगर हाँ, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों के साथ ही इसका ब्यौरा क्या है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि देश में प्रतिबंधित स्थानों पर ड्रोन न उड़ाए जाएं और इन स्थानों की पहचान और वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए उपयोग किए जा सकने वाले ड्रोनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब दिया नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश के ड्रोन विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने कई पहले की हैं, जिनमें भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना लागू की गई। स्वदेशी ड्रोन मॉडल के प्रमाणन को सक्षम बनाने के लिए मानव रहित विमान के लिए प्रमाणन योजना 2022 की अधिसूचना, पंजीकृत मानव रहित विमान प्रणाली की विशिष्ट संख्या पहचान के सृजन की प्रक्रिया में नागर विमानन महानिदेशालय के EGCA पोर्टल पर एक विश्वास आधारित स्वचालित प्रक्रिया का सृजन किया गया है। ये सत्यापन के लिए QR कोड के साथ UIN पंजीकरण प्रमाण पत्र तुरंत जारी करता है और ऑनलाइन सत्यापन के लिए UIN को DGCA की वेबसाइट के साथ ही सूचीबद्ध करती है। 26 नवंबर 2025 तक 94 प्रकार के प्रमाण पत्र धारकों में से 69 को कृषि के लिए डिजाइन किए गए US मॉडल के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। US के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए ड्रोन नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार ये जरूरी है कि सभी ड्रोन पंजीकृत हों, उन्हें प्रचालन के लिए UIN दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ड्रोन नियम 2021 के नियम 17 और 18 में स्थानांतरण और डी रजिस्ट्रेशन से पहले UIN विवरण को अनिवार्य बनाया गया है। इसे प्राधिकरण के रिकॉर्ड में दर्ज करना जरूरी है। इन प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ रद्दीकरण या निलंबन की दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।
ड्रोन नियम 2021 के नियम 19 के अनुसार पूरे भारतीय हवाई क्षेत्र को लाल क्षेत्र, पीले क्षेत्र और हरे क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ड्रोन नियम 2021 के नियम 3(1) के साथ पठित नियम 22 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार और संबंधित वायु यातायात नियंत्रण प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना लाल क्षेत्र या पीले क्षेत्र में यूएस का परिचालन नहीं करेगा। ड्रोन नियम 2021 के नियम 49 के तहत इसका उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध है। कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें व्यवसाय करने में समग्र सुगमता को बढ़ाने के लिए 25 अगस्त 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 प्रख्यापित किए गए हैं। 26 नवंबर 2025 तक भारतीय निर्माताओं को कृषि, मानचित्रण, निरीक्षण, निगरानी और लॉजिस्टिक्स उद्देश्यों जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए 141 प्रकार के प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। संशोधित ड्रोन नियम 2021 में आरपीसी के साथ ही ड्रोन के रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन, स्थानांतरण के लिए पासपोर्ट की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। हरे क्षेत्रों में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पीले क्षेत्र में ड्रोन के परिचालन के लिए संबंधित वायु यातायात नियंत्रण की अनुमति आवश्यक है। लाल क्षेत्र में ड्रोन के परिचालन के लिए नागर विमानन मंत्रालय और संबंधित लाल क्षेत्र के स्वामियों की अनुमति आवश्यक होगी। ड्रोन के लिए एक वैश्विक प्रमाणन और प्रत्यायन ढांचा स्थापित करने के लिए मानव रहित विमान के लिए प्रमाणन योजना 2022 प्रकाशित की गई है, जो उचित सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न ड्रोन प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का माप करेगी। भारतीय हवाई क्षेत्र के लगभग 90% क्षेत्र का हरा क्षेत्र बनाकर ड्रोन परिचालन के लिए खोला गया था, जहां बिना किसी अनुमति के परिचालन किया जा सकता था। 26 नवंबर 2025 तक कुल 37,298 ड्रोन पंजीकृत किए गए हैं और उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है। इसके अलावा 35,448 रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। साथ ही डीजीसीए ने 226 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों को मंजूरी दी है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का उन सड़कों के विकास को शामिल करने का प्रस्ताव है जिन्हें भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में प्राथमिकता के साथ अन्य सड़क विकास परियोजनाओं की सूची से हटा दिया गया था। अगर हाँ, तो उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने उन भूस्वामियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए कार्रवाई शुरू की है जिनकी भूमि कदम पट्टुकोणम से एडमोन तक राष्ट्रीय राजमार्ग 744 ग्रीनफील्ड राजमार्ग के विकास के लिए अधिसूचित की गई थी? और अगर हाँ, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की क्षेत्रीय कार्यालय केरल को जल्द से जल्द प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है? अगर हाँ, तो उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार का समयबद्ध तरीके से NH 744 के विकास को मंजूरी देने का प्रस्ताव है? अगर हाँ, तो कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 34,800 किलोमीटर की लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारतमाला परियोजना चरण 1 के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया था। नवंबर 2025 तक 26,425 किलोमीटर की परियोजनाओं का कार्य सौंप दिया गया है और 21,350 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। नवंबर 2023 से भारतमाला परियोजना के तहत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की जा रही है। राजमार्ग नेटवर्क का विकास एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार की समग्र विकास पाइपलाइन की शेष परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और उनका विकास संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, यातायात सघनता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के परिणाम के आधार पर विकास के लिए किया जा रहा है। NH 744 के कदम पट्टुकोणम से एडामोन से आर्यन कबू तक ग्रीनफील्ड राजमार्ग के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये काम DPR के परिणाम, यातायात सघनता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर किया जाएगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर अहम सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है हाशिए पर स्थित पृष्ठभूमि के एथलीटों को समर्थन देने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अंतर्गत हाशिए पर स्थित पृष्ठभूमियों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण और महिला एथलीटों जो वित्तीय और अवसंरचनात्मक बाधाओं के कारण खेलों में आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र स्थापित किया है? अगर हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ऐसे एथलीटों की जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित सभी स्तरों पर खेलों में भागीदारी के लिए यात्रा, प्रशिक्षण और आवास के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है?
इस सवाल का जवाब दिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि खेलो भारत नीति 2025 के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ ही देश भर में खेल सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण क्षेत्रों और देश भर की महिला एथलीटों सहित सभी प्रतिभागियों के लिए व्यापक खेल कार्यक्रम स्थापित करना और खेल के माध्यम से सामाजिक विकास का समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है। इनमें महिलाओं, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बीच खेलों में समावेशिता और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं के साथ समर्पित खेल सुविधाओं की स्थापना करने का प्रावधान शामिल है। इनमें इन समूहों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई नियमित खेल लीग आयोजित करने में के प्रावधान भी शामिल है, ताकि भागीदारी बढ़ाई जा सके और उसके सतत अवसर प्रदान किए जा सके। ये सभी पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षण और सुविधाओं तक पहुँच को बेहतर बनाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करने पर भी जोर देती है। ये नीति प्रशिक्षण लागत कम करने और पहुंच बढ़ाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम के साथ खेल को एकीकृत करने, समुदाय की भागीदारी और हितधारकों के साथ साझेदारी करने पर जोर देती है। वर्तमान में अस्मिता महिलाओं के लिए खेल पहल के तहत सरकार विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लीग आयोजित करने में सहायता करती है। खेल राज्य का विषय होने के कारण खेलों के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी, जिसमें खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों पर होती है और केंद्र सरकार उनके प्रयासों में केवल सहायक होती है। केंद्र सरकार खेल संवर्धन स्कीमों के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार चयनित खिलाड़ियों को विशेषज्ञ कोच, खेल उपकरण, भोजन, आवास, खेल किट, प्रतियोगिता का अनुभव, घरेलू और विदेशी शिक्षण खर्च, विविध खर्च, बीमा और यात्रा सहित आकस्मिकताओं के रूप में सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत खेलो इंडिया खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी के लिए प्रतिवर्ष 6,28,000 का वित्त पोषण, जिसमें प्रत्येक KIA के लिए प्रति माह 10,000 का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता सहित भी शामिल है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी के लिए खिलाड़ियों को भी सहायता प्रदान करती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पर्यटन के संवर्धन से। सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर और केसरी देव सिंह झाला ने। इन सांसदों ने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि देश को एक पर्यटक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, घरेलू और विदेशी पर्यटन दृश्यता बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है, MICE पर्यटन और विवाह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, नागरिकता संलग्नता मंच किस प्रकार पर्यटन जागरूकता और गंतव्य खोज में योगदान दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों, विदेश और भारत में विभिन्न पहलों के माध्यम से विविध पर्यटन स्थलों का संवर्धन करता है। इस प्रकार के संवर्धन कार्य यात्रा कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन और उनमें भागीदारी करके राज्य सरकारों को मेलों और त्योहारों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करके मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के तहत प्रभावशाली हस्तियों, टूर ऑपरेटरों, पत्रकारों और राय निर्माताओं को देश में आमंत्रित करके वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रचार संबंधी गतिविधियों राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से प्रचार प्रसार के माध्यम से किए जाते हैं। भारत को एक प्रमुख वैश्विक MICE गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने MICE उद्योग जगत के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रोड मैप तैयार किया है। इस पहल के हिस्से के रूप में वर्ष 2021 में मीट इन इंडिया उप ब्रांड शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को भव्य सम्मेलनों और प्रदर्शनियों को केंद्र के रूप में बढ़ावा देना, जागरूकता पैदा करना और देश की MICE क्षमता के प्रति एक सकारात्मक वैश्विक धारणा का निर्माण करना है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत को दुनिया भर में एक प्रमुख विवाह गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए वर्ष 2023 में इंडिया सेज आई डू नामक अभियान भी शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य भारत में विवाह के लिए उपलब्ध विविध, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत स्थलों को प्रदर्शित करना है, जिनमें भव्य महल और ऐतिहासिक दुर्ग से लेकर आकर्षक समुद्री तट, पहाड़ और नदी के तट शामिल हैं। वर्ष 2024 और 25 में पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के सहयोग से जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के दौरान वेड इन इंडिया, एक्सपो, मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया। पर्यटन मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध स्थलों की यात्रा करने में रुचि रखने वाले पर्यटकों और हितधारकों के लिए एक विस्तृत संसाधन के रूप में अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म का नवीनीकृत संस्करण शुरू किया है। ये मंच आगंतुकों को संस्कृति, विरासत, साहस, गैस्ट्रोनॉमिकल, निरोगता, कला और शिल्प, ग्रामीण आदि सहित देश के पर्यटन स्थलों का आभासी अनुभव प्रदान करता है। IRDP एक AI संचालित उपकरण का उपयोग करके मौसम की अद्यतन जानकारी, शहर का मानचित्र और आवश्यक यात्रा सेवाएं देकर आगंतुकों को व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने नागरिकों को सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए डिजिटल, सोशल मीडिया, समारोह, प्रिंट, आउटडोर, SMS और WhatsApp अभियान के साथ ही
माई जीओवी प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न माध्यमों से जोड़ने के लिए देखो अपना देश पीपल्स चॉइस पोल शुरू किया है। इसके साथ ही मंत्रालय वेबिनार, क्विज प्रतियोगिता, शपथ और सेमिनार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों से जुड़ने के लिए माई जीओवी प्लेटफॉर्म के साथ निरंतर समन्वय करता है।